बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 6 की हिंदी की पाठ 14 को। इस पाठ का नाम है बच्चों नारियल का बगीचा। ठीक है, केरल। केरल को हम नारियल का बगीचा बोलते हैं। नारियल का बगीचा केरल को इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पर नारियल के बहुत ज्यादा पेड़ हैं जो कि केरल वासियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। अब देख लेते हैं बच्चों इस पाठ के केंद्रीय भाव को। केंद्रीय भाव में लिखा है विश्व में भारत का प्राकृतिक सौंदर्य अनूठा है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो हमारा देश भारत है उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत ज्यादा अनूठा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलते हैं हमें। जैसे कि हम उत्तर की तरफ देखें भारत में तो हमें जम्मू कश्मीर जो कि बहुत ज्यादा सुंदर प्रदेश है हमारे देश भारत का। ठीक है, और दक्षिण की तरफ हम केरल पे नजर डालें तो बहुत ज्यादा हरा भरा प्रदेश है। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा देश भारत है वो पूरे के पूरे विश्व में उसका प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ज्यादा अनूठा है। ठीक है, आप आगे देख लेते हैं बच्चों। इसके उत्तर में कश्मीर है तो दक्षिण में केरल है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में केरल राज्य के बारे में लेखक ने विस्तार से वर्णन किया है। मतलब हमें इस पाठ के अंदर जो केरल राज्य है उसके पूरे पूरे प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, वहां के रहन सहन के बारे में, वहां के पहनावे के बारे में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लेखक है उसने पूरे इस पाठ में केरल राज्य के बारे में वर्णन किया है बच्चों। ठीक है, केरल के रामकृष्ण जी मुंबई में रहते हैं। वे छुट्टियों में केरल की यात्रा पर जाते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रामकृष्ण जी। ठीक है, जो कि रहने वाले कहाँ के हैं, केरल के, और वो काम के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं। ठीक है, जैसा कोई कहीं का रहने वाला है वो अपने काम रोजगार की वजह से कहीं दूर रहने लगा। ठीक है, मुंबई में जाके रहने लगे, लेकिन उनके जब उनकी छुट्टियां पड़ती हैं तो वो अपने केरल में, क्योंकि वो केरल के रहने वाले हैं तो केरल जाते हैं छुट्टियां बिताने के लिए। ठीक है, ट्रेन में अधिक भीड़ होने के कारण एक सज्जन उनकी मदद करते हैं। बातों ही बातों में रामकृष्ण केरल की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, लोक नृत्य, तीज त्योहार, वन, पशु संपदा तथा पहनावे आदि की जानकारी ट्रेन में बैठे सह यात्रियों को देते हैं। ठीक है, तो ट्रेन में जाते समय उनको बच्चे एक सज्जन मिलते हैं। ठीक है, जिनकी वो मदद करते हैं और उनसे उनकी मित्रता हो जाती है वहीं। और मित्रता ऐसी होती है कि वो पूरे के पूरा केरल के बारे में उनको बताते हैं कि केरल में इस तरीके का रहन सहन है, इस तरीके का खान पान है, इस तरीके का पहनावा है, पूरा का पूरा विस्तार से वर्णन करते हैं केरल के बारे में जो रामकृष्ण जी हैं। ठीक है, यात्री भी बड़े चाव से उनकी बातों में रुचि लेते हैं, और जो उनके साथ यात्री जो यात्रा कर रहे होते हैं ट्रेन में वो भी उनकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक रुचि के साथ यानी इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। अब देखते हैं बच्चों इस पाठ में। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, उफ, वही उभाने वाला एक जैसा सपाट मैदान। जब हम बच्चों यात्रा कर रहे होते हैं तो बार बार ट्रेन से खिड़की से झांक कर देखते हैं कि अब क्या आ गया, अब क्या आ गया, तो वो देखते हैं कि एक सपाट मैदान है। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं लगे हुए, कहीं कहीं एक आध पेड़ लगा हुआ है जो कि सूखा साखा सा पेड़ है, ऐसा लग रहा है कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहा हो इस तरीके से। ठीक है, कहीं कोई एक आध वृक्ष ऋषि की तरह चुपचाप धुनी रमाए खड़ा है। सोचता हूं अब कब त्रिवेंद्रम पहुंचूंगा, कब अपनी बिटिया से मिलूंगा, अब तो काफी सयानी हो गई वह। तो अब वो बार बार देख रहे हैं कि अब है ना जो केरल में एक जगह है त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम कब आएगा, क्योंकि त्रिवेंद्रम क्या है, बहुत ज्यादा हरा भरा जगह है बच्चों। ठीक है, जैसे ही उन्हें हरियाली खिड़की के पास बाहर देखने को मिलेगी तो वो समझ जाएंगे कि त्रिवेंद्रम आ गया, क्योंकि वो बहुत दिनों से मुंबई में है और उनकी जो बेटी है त्रिवेंद्रम में, केरल के त्रिवेंद्रम में, वो उससे मिले नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कि अब वो कितनी बड़ी हो गई होगी, कैसी दिखती होगी, इस तरीके से ख्यालों में डूबे हुए वो खिड़की के बाहर देखते हुए जा रहे हैं। अब देखते हैं बच्चों इस पार्ट में क्या होता है आगे।
अब बच्चों ट्रेन की गति धीमी हुई, शायद कोई छोटा सा स्टेशन था। एक सज्जन हाँफते हाँफते मेरे कंपार्टमेंट की ओर लपके। तो एक वहां से जो ट्रेन जा रही थी, तो वहां पर क्या हुआ कि एक छोटा सा स्टेशन आया। ठीक है, स्टेशन आया तो वहां छोटे से स्टेशन पर ट्रेन क्या है, धीमी अपनी गति कर ली ट्रेन ने। और वहां उन्होंने देखा खिड़की के बाहर से कि एक सज्जन, सज्जन बोलते हैं बच्चों अच्छे व्यक्ति को, जो बहुत ज्यादा जिसमें अच्छाइयां हो उसे क्या बोलते हैं, सज्जन। ठीक है, एक सज्जन भागते हुए हाँफते हाँफते उनके कंपार्टमेंट की ओर, मतलब जिस डिब्बे में वो बैठे हुए थे उस ओर दौड़ते दौड़ते आ रहे थे। ठीक है, उनके हाथ, दोनों हाथों में अटैची, बिस्तर और ना जाने क्या क्या था। मतलब दोनों हाथों में अटैची लिए हुए थे और बिस्तर लिए हुए थे और भी बहुत सारा सामान लिए हुए थे। मतलब पूरे चारों ओर से वो सामान से घिरे हुए थे, बहुत सारा सामान लेकर भाग रहे थे ट्रेन की ओर। ठीक, डिब्बे में वैसे कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी, पर दरवाजे पर एक पहलवान नुमा लड़का अड़ा हुआ था, जो किसी को अंदर आने नहीं देता था। उनके डिब्बे में बहुत सारी भीड़ नहीं थी, ऐसी भीड़ नहीं थी कि ना एकदम भिचम भिचा हो रही हो, लेकिन फिर भी एक दरवाजे पर, ट्रेन के दरवाजे पर एक पहलवान, मतलब एक बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का खड़ा हुआ था, गेट को घेरे हुए, जिससे कि कोई अंदर ना आ जाए। उसका ऐसा मानना होगा बच्चों कि ना अगर व्यक्ति उस डिब्बे में आएंगे तो उसमें भीड़ भाड़ होगी, जिससे कि उससे हो सकता है बैठने में दिक्कत आए, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसके डिब्बे में कोई अंदर आए। उन सज्जन ने भी बड़ी मिन्नतें की, पर लड़का टस से मस नहीं हुआ। मुझे दया आ गई, बेचारे कहीं प्लेटफॉर्म पर ही रह गए और ट्रेन चल पड़ी। तो ये बच्चों इस शब्द पे ध्यान देना, टस से मस होना। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया मुझे थोड़ा बेटा अंदर आ जाने दो, ठीक है, मैं भी ट्रेन में चल सकता हूँ। लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा था, मतलब बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। वो जैसा ट्रेन के दरवाजे को घेर कर खड़ा था, बिल्कुल एकदम ऐसा होकर, इसी तरीके से वो खड़ा था, लेकिन बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था वहां से। ठीक है, लेकिन जो रामकृष्ण जी उसे देख रहे थे, उस सज्जन व्यक्ति को देख रहे थे, उन्हें उस व्यक्ति पे, जो सज्जन व्यक्ति था, उस पर दया आ गई कि बेचारा कहीं ऐसा ना हो स्टेशन पे छूट जाए। ठीक है, और छूट गया तो कोई जरूरी काम से कहीं से जाना हो तो वो जरूरी काम से वहां पहुंच ना पाए। तो ऐसा उनके मन में विचार चल रहे थे। अब देखते हैं, मैं अपनी जगह से उठा और बाथरूम जाने के बहाने उस लड़के के पास खड़ा हो गया। लड़का अभी भी उस सज्जन को अंदर नहीं आने दे रहा था। तो फिर क्या हुआ, रामकृष्ण जी बाथरूम जाने के बहाने से खड़े हुए कि मैं बाथरूम होकर आता हूँ। और वहां, क्योंकि जो ट्रेन का गेट होता है, वो जो बाथरूम होता है, वो बिल्कुल अगल बगल में होते हैं बच्चों, आपने देखा ही होगा। ठीक है, जनरली आजकल सभी ने ट्रेनें देखी हुई है। ठीक, तो बाथरूम जाने के बहाने से गए वहां तक और वो दरवाजे पर खड़े हो गए रामकृष्ण जी। और वे सज्जन थे कि उसी डिब्बे के सामने खड़े इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। मैं लड़के से कहा, बेटे तेरे पिता की उम्र का है। ठीक है, और वो सज्जन उसी डिब्बे के आसपास चक्कर लगा रहे थे कि कब ये लड़का हटेगा और मैं ट्रेन के अंदर जाऊंगा। ठीक है, और फिर रामकृष्ण जी इतने में उस लड़के से बोलते हैं कि बेटा ये तुम्हारे पिता की उम्र के हैं, इन्हें अंदर आने दो। ठीक है, अगर इनके जगह तुम्हारे पिता होते तो फिर, अगर वो ऐसे परेशान हो रहे थे फिर। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे इस लेसन में क्या दिया है आगे की साइड। अब लिखा है बच्चों, यह आदमी अंदर आकर कहीं खड़ा रह जाएगा, तेरा इसमें बिगड़ता क्या है। तो रामकृष्ण जी बोलते हैं क्या, बेचारा अंदर आ जाएगा और कहीं एक कोने में जाके खड़ा हो जाएगा, इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है, थोड़ी सी जगह तो घेरेगा। ठीक है, एक साइड खड़ा हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारी जगह प्रॉपर मिलेगी, जितना तुम्हें जगह चाहिए वो पूरी की पूरी तुम्हें मिलेगी। ये तो एक साइड जाके कहीं ना कहीं खड़े हो जाएंगे। ठीक, इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है। लड़के ने मुझे जरा गौर से देखा और दरवाजे से हट गया। मैंने उन सज्जन की मदद की, सामान आदि चढ़वा दिया
अब क्या है, फिर वो लड़का उसे रामकृष्ण जी को गौर से देखता है, इस तरीके से गौर से देखता है और फिर वो दरवाजे से हट जाता है। तो फिर रामकृष्ण जी फिर क्या करते हैं, उसको जो सज्जन नीचे खड़े थे बहुत सारा सामान लिए हुए, तो वो उनका सामान लेकर ऊपर ट्रेन में चढ़वाते हैं, मतलब मदद करते हैं, क्योंकि उन सज्जन के पास बहुत सारा सामान था। अगर वो खुद चढ़ाते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता, हो सकता है ट्रेन चल सकती थी। ठीक है, तो रामकृष्ण जी ने उनकी मदद कर दी सामान चढ़वाने में। ठीक है, कंपार्टमेंट में आकर उन्होंने पसीना पोंछना शुरू किया और फिर बोले, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, नहीं तो रात भर इसी प्लेटफॉर्म पर पड़े रहना पड़ता। अब वो कंपार्टमेंट में पहुंच गए थे और क्योंकि बहुत ज्यादा भाग दौड़ करके आए थे तो बहुत ज्यादा पसीने पसीने हो रहे थे। ठीक है, ऐसा लग रहा है गर्मियों का टाइम होगा। इस टाइम पे तो सर्दियों में ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको टोपा वोपा लगा हुआ दिख रहा होगा बच्चों, लेकिन उस टाइम पे गर्मियों का टाइम होगा तो वो बहुत ज्यादा भागते हुए आए थे, हाँफते हुए आए थे, तो पसीने पसीने हो रहे होंगे। तो उन्होंने पसीना पहुंच के रामकृष्ण जी का धन्यवाद किया, धन्यवाद सर, आपने मुझे इसमें कंपार्टमेंट में चढ़ने में मदद की। अगर ये मुझसे ट्रेन छूट जाती तो मुझे इसी प्लेटफॉर्म पर रहना पड़ता। ठीक है, यहाँ मेरा कोई नहीं है, मैं केरल का हूं जी, मैंने सहज आत्मीयता से कहा। और वो सज्जन बोलते हैं कि मेरा यहाँ कोई नहीं है, ठीक है, और मैं केरल का हूं। और केरल का सुनते ही रामकृष्ण जी और ज्यादा प्रसन्न हो गए कि चलो कोई मेरे साथ का मिल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरी जगह बैठिए, आप मलयाली होकर अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। ठीक है, तो रामकृष्ण जी बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी जगह पे बैठ जाइए। ठीक है, और आप मलयाली होकर, क्योंकि मलयाली लोग क्या है, मलयाली भाषा बोलते हैं, मलयाली भाषा बोलने वाले हिंदी नहीं जानते। फिर बोलते हैं रामकृष्ण जी उन सज्जन से कि आप मलयाली होकर भी बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। ठीक, वे बोले जी मैं बरसों मुंबई में रहा हूं, छुट्टियों में अपने वतन केरल जा रहा हूं, बच्चे पहले जा चुके हैं, आप कहां के हैं। तो ऐसा रामकृष्ण जी बोल रहे हैं कि मैं बरसों तक मुंबई में रहा हूं, इसलिए मेरी हिंदी अच्छी है, और अब छुट्टियां हो गई हैं मेरी, तो मैं बच्चों से मिलने के लिए केरल जा रहा हूं। अब उन्होंने ये पूछा कि आप कहां के हैं, उन सज्जन से, रामकृष्ण जी ने उन सज्जन से पूछा आप कहां के हैं। तो वो जवाब देते हैं जी मैं रहता तो अहमदाबाद में हूं, पर ग्रीष्मकालीन शिविर के लिए मैं भी त्रिवेंद्रम जा रहा हूं। अब वो सज्जन बोलते हैं कि मैं रहता तो कहां हूं, अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में हूं, लेकिन ग्रीष्मकालीन शिविर के लिए, ये बच्चों गर्मियों की छुट्टियों में कुछ शिविर लगते हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं ग्रीष्मकालीन शिविर। ठीक है, ग्रीष्मकालीन शिविर के लिए मैं भी त्रिवेंद्रम जा रहा हूं, मतलब जहां रामकृष्ण जी जा रहे थे वहीं वो सज्जन भी जा रहे थे बच्चों। अब वो बोलते हैं वैसे वहां मेरे जमाई रहते हैं, रास्ते में आपका साथ हो जाएगा यह तो मैं सोच भी नहीं सकता था। अब वो सज्जन बोलते हैं कि वहां पर मेरे जमाई रहते हैं, लेकिन रास्ते में आप मुझे मिल जाओगे ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि हम रास्ते में जा रहे हैं, सडनली हमें कोई मिल जाता है ऐसा जो हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी कोई इस टाइम पर मदद कर सकता है। ठीक, मैंने प्रसन्नता से कहा और उनके सामान को जमाने में मदद करने लगा। ठीक है, अब क्या है, रामकृष्ण जी ने उनका सामान पूरा जमाया, अच्छे तरीके से जमाया, क्योंकि बहुत सारा सामान था, ट्रेन में जगह कम होती है, कुछ सीट के अंदर रखते हैं हम, कुछ ऊपर जहां सामान रखने की, ट्रेन में सामान रखने की जगह होती है वहां रखते हैं। पूरा का पूरा सामान अपना सेट करना होता है, जिससे कि किसी व्यक्ति को बैठने में या फिर निकलने में दिक्कत ना आए। ठीक, वे भी खुश दिखाई देते थे, बोले जी हमारा केरल भारत का नंदनवन है। वो सज्जन भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और बोलते हैं कि जो ये हमारा केरल है,
ठीक है, वो भारत का नंदनवन है बच्चों। नंदनवन क्या है? स्वर्ग का एक बगीचा है जिसे हम नंदनवन से जानते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। उन्होंने केरल की तुलना नंदनवन से करी है। जिस तरीके से स्वर्ग में वो बगीचा सुंदर है, उसी तरीके से भारत के अंदर केरल सुंदर है। ठीक, आप देखेंगे कि उसका प्राकृतिक सौंदर्य कश्मीर से जरा भी कम नहीं है। ठीक है, अब फिर पहले तो उन्होंने तुलना करी किससे? नंदनवन से। अब वो किससे तुलना कर रहे हैं? कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग माना जाता है। कहा जाता है कि दुनिया में यदि कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। अब वो उसकी तुलना, केरल की तुलना कश्मीर से कर रहे हैं कि जो केरल का सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वो बिल्कुल भी कश्मीर से कम नहीं है। जिस तरीके से कश्मीर अपने आप में सुंदर है, वो वहां बर्फ के कारण सुंदर है, इसी तरीके से केरल हरियाली की वजह से सुंदर दिखाई देता है। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ है, इसलिए उस प्रदेश का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व भी है। जो बच्चों आदि शंकराचार्य थे, जो कि बहुत बड़े महान पुरुष थे बच्चों, उनका जन्म भी कहाँ हुआ? केरल में, इसलिए वहां का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी अपने आप में बहुत ज्यादा है। अब चलते हैं बच्चों इस पाठ के अगले पैराग्राफ। अब बच्चों देख लेते हैं, लोग केरल को नारियल का बगीचा कहते हैं, क्या आप इसका कारण बताएंगे? मैंने बात आगे बढ़ाने की गरज से कहा। तो जो रामकृष्ण जी थे, उन्होंने सज्जन थे, उनसे प्रश्न किया कि लोग केरल को नारियल का बगीचा कहते हैं, ऐसा क्यों है? ठीक है, केरल को नारियल का बगीचा क्यों कहा जाता है? ठीक, तो वो उनसे और ज्यादा बातें करना चाहते थे, वो केरल के बारे में और जानकारी लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न किया कि केरल को नारियल का बगीचा क्यों कहा जाता है। अब वे पूरे मूड में थे, बोले केरल के पश्चिम में अरब सागर है और उस पूरी पट्टी पर नारियल के कुंज है, वन है। अब वो बोले कि जो केरल है, केरल के पश्चिम की साइड, ठीक है, ऐसे ही ये भारत का नक्शा है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर केरल है और यहाँ पूरा क्या है? पश्चिम की साइड, इस साइड पश्चिम की साइड क्या है? समुद्र है बच्चों। और समुद्र के किनारे किनारे, यहाँ पर किनारे किनारे क्या है? बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं, जिन्हें कि कुंज कहा जाता है। जो चीज झुंड में मिलती है बच्चों, झुंड में मिलती है, उसे क्या कहा जाता है? कुंज। ये शब्द का अर्थ क्या है? झुंड। ठीक है, आपको वह पूरा हिस्सा नारियल के विशाल बगीचे की तरह ही दिखाई देगा। अब वो बोलते हैं कि जो ये वाला हिस्सा है वो कैसा दिखाई देगा? जैसे कि एक नारियल का बगीचा है, जैसे मानो वहां नारियल के पेड़ किसी ने लगा दिए हो, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से बच्चों, वो नारियल के पेड़ वहां इस तरीके से लगे हुए हैं जैसे कि वो मानो प्रतीत होते हैं एक बगीचे के समान। ठीक, नारियल तो हमारा कल्प वृक्ष है। अब ये बच्चों ये देखिए कल्प वृक्ष, उन्होंने बोला कि नारियल तो हमारा कल्प वृक्ष है। आपको पता होगा बच्चों, एक समुद्र मंथन हुआ था जिसमें समुद्र को देवताओं और असुरों ने मिलकर बिलोया था पर्वत के द्वारा, जिसमें से बहुत सारी चीजें लिख ली थी। उसी में से एक वृक्ष भी निकला था जो कि बहुत ज्यादा चमत्कारी वृक्ष था। वो वृक्ष कौन सा था? कल्प वृक्ष। तो जो केरल वासी हैं उनके लिए जो नारियल का पेड़ है वो एक कल्प वृक्ष के समान है बच्चों। उनके लिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक है नारियल का पेड़। ठीक, यह एक नहीं अनेक वस्तुएं प्रदान करता है। नारियल अमृत तुल्य मीठा पानी प्रदान करता है। अब ये बोल रहे हैं कि ये नारियल जो है वो एक काम में नहीं आता, बहुत सारे कामों में आता है, और इसका जो पानी है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अमृत हो। ठीक है, नारियल की गिरी का साग सब्जी और चटनी में उपयोग होता है। नारियल के अंदर आपने देखा होगा जो व्हाइट कलर की गिरी निकलती है,
तो उससे केरलवासी साग सब्जी बनाते हैं, उसकी चटनी बनाते हैं, उसका प्रयोग सब्जियों में करते हैं नारियल की गिरी का। ठीक, हम सिर्फ क्या करते हैं कि उसकी गिरी को खाने के उपयोग में लाते हैं, लेकिन उस वो लोग क्या है उससे नारियल की गिरी से साग सब्जियां चटनी वगैरह आदि बनाते हैं। ठीक है, उसके गोले से तेल निकाला जाता है। भोजन के अतिरिक्त साबुन बनाने और सिर में डालने के लिए इसके तेल का उपयोग होता है। अब जो उसका गोला है बच्चों, उससे नारियल का तेल निकाला जाता है। उस तेल से हम सब्जियां भी बनाते हैं, जो केरलवासी हैं वो सब्जियां भी बनाते हैं, उस तेल को सर में भी लगाते हैं और बहुत सारे काम किए जाते हैं उस तेल से। ठीक है, और साबुन वगैरह भी बनाए जाते हैं। नारियल के पेड़ के तने का उपयोग पानी की नाली बनाने में होता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं बच्चों, प्लास्टिक के पाइप होते हैं जिससे हम नालियां बनाते हैं पानी की। उन वो क्या केरलवासी क्या करते हैं, जो नारियल के पेड़ का तना होता है उसे बीच में से काट के अपने नालियां वगैरह बना लेते हैं, जो कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आती है। नारियल का वृक्ष रस्सी, मोटे रस्से, चटाई, कुची तथा पायदान जैसी वस्तुएं बनाने के रेशे प्रदान करता है। अब जो नारियल होता है बच्चों, उसके ऊपर जटा निकलता है, उस जटे से रस्सी, मोटे रस्से, चटाई, कूची, कूची क्या होती है बच्चों, जो कलाई से हम है ना घरों को पोतते हैं उसे कूची बोलते हैं। ठीक है, अब ब्रश चल गए हैं, पहले क्या ये कूची चलती थी जो कि नारियल के जटे से बनती थी। ठीक, पायदान, पायदान मतलब जो पैर को पोंछने के लिए जो कपड़ा रखा जाता है उसे पायदान बोलते हैं। तो पायदान मतलब है ना घर के अंदर हम जा रहे हैं और उस टाइम पे है ना घर के दहली पे जो कपड़ा रखा रहता है जिससे हम पैर पोंछकर अंदर घर में जाते हैं, जिससे कि घर हमारा गंदा ना हो, उस कपड़े को हम पायदान बोलते हैं। तो ये पायदान भी किससे, नारियल के जटे से बनता है। ठीक है, वस्तु बनाने के लिए रेशे प्रदान करता है। नारियल के सख्त छिलकों से कटोरे, प्याले तथा चमचे आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, तो नारियल की गिरी जिस कटोरे में रखी रहती है, जिस चीज में रखी रहती है, उसको आधा आधा तोड़ के हम क्या है उसके प्याले बना लेते हैं। इस तरीके से, इस तरीके के प्याले बना देते हैं। ठीक है, और कटोरे, चमचे आदि बनाते हैं। मकान बनाने के लिए नारियल की लकड़ी और उसकी छत बनाने के लिए पत्तियों का उपयोग होता है। और नारियल की लकड़ी का उपयोग कैसे, मकान बनाने के लिए। केरलवासी क्या करते हैं, नारियल के लकड़ी ऐसे एक घर में ये दीवारें उठा देते हैं तो यहाँ पर उसकी नारियल की लकड़ी लगा देते हैं, उस पे नारियल की पत्तियों को इस तरीके से लगा देते हैं बच्चों, जिससे कि अंदर पानी न जाए। इस तरीके से वो अपना मकान तैयार कर लेते हैं। हमारे यहाँ जैसे नहीं कि आरसीसी वगैरह का घर बनाए, वो इस तरीके से भी घर बना लेते हैं। उनके यहाँ भी आरसीसी का यूज होता है, लेकिन वो नारियल के पेड़ से भी अपने मकान बना लेते हैं। अभी बोल रहे हैं केरल में भारी वर्षा होती है। 400 से 500 सेंटीमीटर तक वर्षा होने से हमारा पर्वतीय प्रदेश जंगलों से ढका है। तो जहां बच्चों बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वहां क्या पेड़ पौधे बहुत ज्यादा लगते हैं। ठीक है, जहां कम बारिश होगी, जैसे रेगिस्तान में आपने देखा होगा कम बारिश होती है, चारों तरफ रेती रेत दिखाई देती है। लेकिन जहां बहुत सारी बारिश होती है वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगते हैं, जिससे वहां बहुत घने घने जंगल होते हैं। ठीक है, तो वहां भी क्या है केरल में 400 से 500 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, जिससे उनका पर्वतीय प्रदेश जंगलों से ढका है। वनों में सागौन, शीशम, रबर और चंदन के पेड़ हैं। ये सब पेड़ पाए जाते हैं। ये पेड़ क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है औद्योगिक दृष्टि से, क्योंकि इनकी जो लकड़ी है बच्चों वो फर्नीचर आदि बनाने में काम आती है। और ये चंदन का तो आपको पता ही है बच्चों, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वृक्ष है। ठीक है, बहुत सारी औषधियों के रूप में, ठीक है, और ये मेकअप आदि के सामान के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। ये वृक्ष कई उद्योगों को जन्म देते हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि अब तक कुछ और लोग भी हमारे पास सिमट आए थे, खिड़की के पास खड़ा हुआ नवयुवक भी पैंट की जेब में हाथ डाले हमारी बातें सुन रहा था।
तो ये दोनों मतलब रामकृष्ण जी और उस सज्जन में ये बातें चल रही थी, और उनकी बातें सुनकर जो उनके साथ और सारे यात्री थे वो भी उनकी बातें सुनने के लिए पास पास आ गए थे। और वो पहलवान हुआ लड़का जो बॉडी बिल्डर टाइप का जो गेट पर खड़ा था, वो भी जेब में हाथ खड़े डाले हुए उनकी बातें सुन रहा था, रामकृष्ण जी की और उन सज्जन की। वह बीच में बोला, केरल के जंगलों में असम के जंगलों की तरह खूब पशु पाए जाते हैं, क्या यह सच है? अब वो बीच में बोलता है, उनकी बातें जब रामकृष्ण जी और उन सज्जन की बातें चल रही थी, वो बीच में बोलता है, क्या केरल के जंगलों में भी असम के जंगलों की तरह पशु पाए जाते हैं क्या? इस तरीके से वो बोलता है, क्योंकि वो लड़का जो था वो असम का रहने वाला था। वो असम में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है बच्चों, और वहां भी बहुत सारे जंगल हैं, और उन जंगलों में हाथी और बहुत सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं बच्चों। तो वो पूछता है कि ऐसा वहां भी है कि केरल के जंगलों में भी इस तरीके के जंगली जानवर पाए जाते हैं क्या? तो वे सज्जन बोले, हाँ बेटा, हमारे जंगलों में शेर, भेड़िया, रीछ, चीता आदि पशु बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अब वो सज्जन बोलते हैं कि हाँ बेटा, हमारे जंगलों में भी ये शेर, भेड़िया, रीछ, चीता आदि पशु पाए जाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से असम में पाए जाते हैं उसी तरीके से इनके यहाँ भी पाए जाते हैं। ठीक है, हाथी भी खूब मिलते हैं, असम की ही तरह उनका उपयोग हमारे यहाँ लकड़ियों को ढोने तथा सवारी करने में होता है। अब वो क्योंकि असम में बहुत ज्यादा हाथी पाए जाते हैं, और असम में क्या होता है बच्चों के लकड़ियों को ढोने के लिए हाथियों को प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरीके से केरल में भी बहुत ज्यादा हाथी पाए जाते हैं, और वहां पर भी हाथियों का प्रयोग लकड़ियों को ढोने के लिए, क्योंकि हाथी क्या है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली जानवर है, जो कि बहुत अधिक मात्रा में लकड़ियों को ढोकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, और उसकी सवारी करने के लिए भी हाथियों का प्रयोग दोनों असम में भी और केरल में भी दोनों जगह किया जाता है। असम की ही तरह हमारे यहाँ नीलगिरी पर्वत पर चाय के बगीचे हैं। असम, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि हमारे देश भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम में होता है। इसी तरीके से जिस तरीके से असम में चाय का उत्पादन होता है, इसी तरीके से केरल में भी चाय का उत्पादन होता है। ये कहाँ करते हैं अपने चाय का उत्पादन? नीलगिरी पर्वत। ये केरल में एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? नीलगिरी। वहां पर ये नीलगिरी पर्वत पे चाय का उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा काली मिर्च, इलायची, सुपारी तथा नागरवेल भी यहाँ बड़ी मात्रा में पैदा होते हैं। और हमें पता है बच्चों, जो केरल है वहां पर गरम मसाले बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, हमारे प्रदेश में क्या, केरल के जो मसाले बच्चों वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। पूरी दुनिया के लोग केरल से मसाले लेने के लिए आते हैं। ठीक है, तो बहुत अधिक मात्रा में ये मतलब काली मिर्च, इलायची, सुपारी, नागरवेल, यहाँ तक कि ये काली मिर्च है बच्चों, इसे काला सोना भी बोला जाता है। ठीक है, इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। मैंने सुना है आपके केरल में रेल बहुत कम है, एक कोने से आवाज आई। ये एक सरदार जी थे जो आगे झुककर हमारी बातें सुन रहे थे। अब है ना, एक सरदार जी जो कि है ना उनकी बातें सुन रहे थे, वो बोलते हैं कि मैंने सुना है आपके केरल में बहुत कम रेल है। ठीक है, ऐसा करके बोलते हैं वो। तो ये बोलते हैं, जी सरदार जी, केरल में समुद्री किनारे, झीलें, नदियां तथा नहरों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नावों से यात्रा की जाती है। अब वो बोलते हैं क्या, क्योंकि केरल में समुद्र का किनारा लगता है, बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, झीलें, तो वहां के लोग रेलों का उपयोग नहीं करते ज्यादातर। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए वो नाव से एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। ठीक है, रेलों का कम से कम प्रयोग करते हैं, रेलें कम भी है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं, और यह सरल तथा सुगम भी होती है। वैसे हमारी राजधानी त्रिवेंद्रम से उत्तर की ओर एक रेल मार्ग जाता है, लेकिन हमारे यहाँ रेल बहुत नहीं है, यहाँ पक्की सड़कें हैं। अब वो बोलते हैं कि ना, जो नाव वाली यात्रा है वो बहुत ज्यादा सस्ती है, सुगम है, आरामदायक है, क्योंकि नाव का सफर करना बच्चों हर किसी को। खाने पीने का क्या हाल है? वहां एक लालची अपनी तौन पर हाथ फेरते हुए बोले। तो एक आदमी बैठे थे, वो बहुत ज्यादा तौंदी ले थे, मेरी तो थोड़ी कम है, उससे भी ज्यादा इतनी
लगभग, तो वो अपने तौन पे हाथ फेरते हुए बोलते हैं कि खाने पीने का क्या हाल है, क्योंकि जो तौनीले इंसान है उन्हें सिर्फ खाना पीना ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। ठीक है, तो बोलते हैं खाने पीने का क्या हाल है। तो जी चावल हमारा मुख्य भोजन है, हमारे यहाँ चावल की भिन्न भिन्न वस्तुएं बनती हैं, चावल के साथ रसम तथा सांभर भी बनता है। अब वो जो सज्जन थे वो बोलते हैं कि चावल हमारा मुख्य भोजन है, मुख्यतः चावल ही खाया जाता है, क्योंकि जो केरल के लोग हैं वो चावल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब हमारे यहाँ क्या है, रोटी ज्यादा चलती है, रोटी सब्जी, लेकिन उनके यहाँ चावल को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, मतलब सातों दिन तीनों टाइम चावल ही चावल बस। ठीक है, चावल की अलग अलग रेसिपी मिल जाएंगी, कभी मछली चावल, कभी दाल चावल, कभी इडली, इडली में चावल। ठीक है, अलग अलग रेसिपी मिल जाएगी, लेकिन चावल ही चावल। अब वो बोल रहे हैं यहाँ चावल की भिन्न भिन्न वस्तुएं बनती हैं, चावल के साथ रस्म, ये भी एक डिश है बच्चों, रस्म और सांभर। ठीक है, रस्म क्या है, एक इमली की चटनी से, मतलब ऐसा इमली की चटनी से डिश बनाई जाती है जो खट्टी मीठी टाइप की रहती है, मैंने खाई है। ठीक है, और सांभर, सांभर सभी जानते हैं बच्चों, जो कि डोसे के या इडली के साथ खाया जाता है। ठीक है, रस्म का अर्थ है इमली का मसालेदार पानी। ठीक है, ये इन्होंने बता भी दिया है, इमली का मसालेदार पानी। और सांभर का अर्थ है एक प्रकार की दाल। इडली और डोसा हमारे प्रिय खाद्य पदार्थ हैं, वहाँ बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है इडली और डोसे को। हम अब हमारी तरफ भी इडली और डोसा चलने लगा है, लेकिन हम कभी कभी अपने टेस्ट को चेंज करने के लिए बना लेते हैं इडली और डोसा, कभी कभी बाहर भी जाके इडली और डोसा खा लेते हैं, लेकिन उनका क्या नाश्ता इडली और डोसे से ही होता है। जैसे हमारे तरफ पोहे वगैरह नाश्ते में बनते हैं, उनके यहाँ इडली और डोसा नाश्ते में चलता है। ठीक, अब तो ये पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया है, पता है, पूरे भारत में इडली डोसा चलने लगा, सब पसंद करते हैं इडली और डोसे को। ठीक है, वे सज्जन बोले आपकी बातों में इडली डोसे का ही स्वाद आ रहा है। मैंने कहा, पूरे डिब्बे में हंसी की एक लहर फैल गई। अब वो क्या बोलते हैं कि आपकी बातों में भी ऐसा लग रहा है जैसे इडली और डोसे को, जो सज्जन, जो थोंडीले सज्जन थे, वो बोलते हैं कि आपकी बातों से ही मुझे इडली डोसे का स्वाद आने लगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ खाने पीने के अलावा कुछ नहीं दिखता, जो थोंडीले लोग रहते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि आपकी बातों में मुझे इडली डोसे का स्वाद आ रहा है। और इस बात को सुनकर पूरे डिब्बे के लोग हंसने लगे। ठीक है, एक छोटी बालिका ने अपनी वर्त पर लेटे लेटे ही पूछा, क्या केरल के लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं जैसे आप पहने हैं? अब ऊपर की तरफ ट्रेन में बर्थ पे एक छोटी बच्ची लेटी हुई थी, वो लेटी लेटी पूछती है, क्या जिस तरीके के आप इस टाइम पे कपड़े पहने हैं, क्या केरल के लोग इसी तरीके के कपड़े पहनते हैं? वैसे बच्चों, वहाँ के जो पुरुष होते हैं वो आपने अधिकतर देखा होगा लुंगी और शर्ट या कुर्ता वगैरह पहनते हैं अधिकतर। ठीक है, केरल के लोग। तो वो बोलते हैं, नहीं बेटिया, मैं तो जैसा देश वैसा वेश वाली कहावत का पालन करता हूँ। अब वो रामकृष्ण जी बोलते हैं कि नहीं बेटी, ऐसा नहीं है, मैं तो जैसा देश वैसा वेश, ये एक कहावत है बच्चों, कि जैसा देश वैसा वेश, जहां हम रह रहे हैं उसी जैसे अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, अगर हम केरल में गए तो लुंगी पहन ली, ठीक है, और कहीं गए तो पैंट शर्ट, मुंबई में वो रहते थे तो वो पैंट शर्ट पहने हुए होंगे उस टाइम पे। ठीक है, केरल में तो मैं भी लुंगी ही पहनता हूँ। अब वो बोलते हैं कि यहाँ मैं पैंट शर्ट पहने हुआ हूँ, लेकिन है ना, केरल में मैं भी लुंगी पहनता हूँ, जैसे जो कि वहां का प्रधान है। ठीक है, हमारे यहाँ गर्मी इतनी अधिक पड़ती है कि बहुत से व्यक्ति लुंगी के अतिरिक्त कुछ नहीं पहनते। अब वो बोल रहे हैं कि ना, हमारे यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि हमें ना मजबूरी में वो लुंगी पहनना पड़ती है। ठीक है, क्योंकि लुंगी एक ऐसा वस्त्र बच्चों, उसमें क्या है, हवा आसानी से आर पार होती है। ठीक है, और पैंट वगैरह में अगर हम पहने पैंट या फिर जीन्स वगैरह, तो उसमें क्या है कि हमें गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी। तो जहाँ पर गर्मी कम है तो वहाँ पैंट शर्ट चल जाते हैं, लेकिन जहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो वहां पर ढीले ढाले वस्त्र पहने जाते हैं।
यदि पहनते हैं तो ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। स्त्रियां धोती तथा ब्लाउज पहनती हैं। स्त्रियां क्या पहनती हैं? धोती पहनती हैं और ब्लाउज पहनती हैं। ठीक, कपड़े भी प्राय सफेद पहनने का रिवाज है। वे बोले कपड़े सफेद क्यों पहने जाते हैं बच्चों? वहां कपड़े सफेद इसलिए पहने जाते हैं कि जो सफेद कपड़ा है वो ऊष्मा को कम एब्जॉर्ब करता है, कम सोखता है, जिससे कि कम गर्मी नहीं लगती। अगर हम गहरे कलर का कपड़ा पहनेंगे तो वो ऊष्मा को सोखेगा। ठीक है, ऊष्मा को सोखेगा तो जिससे कि हमें ज्यादा गर्मी लगेगी, इसलिए वहां सफेद कलर के कपड़े पहने जाते हैं। ठीक, आपके यहाँ त्योहारों का क्या हाल है? ओणम का नाम सुना तो है, पर और कुछ पता? तो इस लाइन के बच्चों अगले पेज पर देख लेते हैं और क्या दिए हैं। नहीं, मैंने पूछा। ठीक है, तो वो व्यक्ति पूछते हैं कि त्योहारों के बारे में जानना चाहते हैं कि मैंने ओणम के बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन मुझे पता नहीं होता क्या ओणम में। ठीक है, क्योंकि अलग अलग त्योहार हम जानते हैं अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। जैसे दिवाली दियो और पटाखे जलाकर मनाई जाती है, होली रंगों के साथ मनाई जाती है। इसी तरीके से ओणम के बारे में सुना तो है कि केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है, लेकिन पता नहीं है उसके बारे में किस तरीके से बनाई जाती है, क्या रीजन है उसका। ठीक है, तो अब वो बोलते हैं वे पूरे उत्साह और आनंद के भाव को चेहरे पर बिखेरते हुए बोले भाई त्योहारों का कुछ न पूछो, केरल के निवासी उत्सवों के पीछे तो पागल हैं। अब वो बोलते हैं कि आप त्योहारों के बारे में तो बात ही मत करो, क्योंकि जो केरल के निवासी वो उत्सवों के पीछे तो एकदम पागल है। बिल्कुल इतनी मतलब उन्हें त्योहार पसंद है कि वो एकदम पागल हो जाते हैं त्योहारों का नाम सुनते ही। ठीक है, ओणम हमारा मुख्य त्योहार है। इस त्योहार पर घरों को सजाया जाता है, नौका और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अब वो बोलते हैं कि जिस तरीके ओणम हमारा एक मुख्य त्योहार है, जैसे हमारे इधर का दिवाली मुख्य त्योहार है, इसी तरीके से वहां का केरल का ओणम मुख्य त्योहार है। और उस त्योहार पे क्या किया जाता है कि नौका और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ठीक है, तरह तरह की मिठाइयां बनाई जाती हैं। इस त्योहार पर नौका प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली नौकाएं पानी की लहरों पर नाचती कूदती दौड़ी चली जाती हैं। इस त्योहार पे क्या करते हैं बच्चों कि बहुत सारी मिठाइयां बनाई जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ दीपावली और होली पे मिठाइयां बनाई जाती हैं, उसी तरीके से ओणम में वे लोग भी केरलवासी मिठाइयां बनाते हैं और नौका दौड़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारी नौकाएं आ जाती हैं जो कि नौका दौड़ करते हैं, ये उस ओणम में करते हैं। ठीक है, इनमें बैठे हुए लोग मीठे स्वरों में गीत गाते हैं। दोनों किनारों पर दर्शकों की अपार भीड़ जमा होती है। और इसमें जो नाव में बैठे होते हैं वो वहां के जो लोकगीत होंगे वो उन गीतों को गाते हैं। और दोनों किनारों के जिस नदी में या फिर झील में ये दौड़ होती है, नौका दौड़ होती है, दोनों किनारों पर दरकर बैठ जाते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि कौन सी नाव जीतेगी। ठीक है, इस अवसर पर हमारे देवताओं की सवारी भी निकलती है, जिसमें कई हाथी होते हैं, संगीत और नृत्य के कई कार्यक्रम होते हैं। भाई साहब, केरल के लोग नृत्य और संगीत के बड़े शौकीन हैं। अब वो बोलते हैं कि इस त्योहार में बहुत ज्यादा नृत्य और संगीत होते हैं, क्योंकि जो केरल वासी हैं वो नृत्य और संगीत के बहुत ज्यादा शौकीन हैं। कथकली नामक नृत्य कला हमारे यहाँ की विकसित हुई है, जो आज पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अब जो बच्चों जो कथकली नृत्य है वो कहाँ से विकसित हुई है? केरल से, जो कि अब पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ठीक, क्योंकि ये क्या है, कथकली एक नृत्य का प्रकार है बच्चों। ठीक है, इसमें अनेक कथाओं को नृत्य में ढाल लिया जाता है, अतः इसे कथकली कहा जाता है। तो कथकली में क्या है बच्चों, जो कथाएं हैं वहां की जो कहानियां हैं उन्हें नृत्य में ढालकर उन कथाओं को नृत्य के जरिए पेश किया जाता है दर्शकों के सामने। शायद कोई बड़ा स्टेशन आ गया था। प्लेटफॉर्म पर काफी शोरगुल था। मैंने खिड़की से सिर निकालकर चाय वाले को बुलाया, फिर उस सज्जन से पूछा आप चाय लेंगे या कॉफी?
अरे आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। तो जो सज्जन थे बच्चों, ठीक है, तो ट्रेन कहीं जाके रुकी रुकी तो ट्रेन हमेशा स्टेशन पे ही रुकती है, ठीक है। तो जो सज्जन थे उन्हें ऐसा लगा कि अब कोई बड़ा स्टेशन आ गया, तो उन्होंने खिड़की में से बाहर सर निकाल के देखा, तो वाकई में वो एक बड़ा स्टेशन था, ठीक। तो उन सज्जन ने क्या किया कि चाय वाले को बुलाकर और जो रामकृष्ण जी थे उनसे पूछा कि आप चाय लेंगे या कॉफी, और ये कहकर पूछा कि अरे हमें इतनी सारी बातें तो हो गई, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया, ठीक है। तो फिर मेरा नाम रामकृष्ण मेनन है जी, मेरे लिए कॉफी मंगवाइए। तो जो रामकृष्ण जी थे उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम रामकृष्ण मेनन है, ठीक है, और मेरे लिए कॉफी मंगवाइए। रामकृष्ण जी ने अपने सहयात्रियों को केरल के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताई। बातचीत में यात्रा कितनी आसान हो गई पता ही नहीं चला। और जो रामकृष्ण जी थे उन्होंने बहुत सारी केरल के बारे में बातें बताई, और यही बातें करते 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 उनकी यात्रा कब समाप्त हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। क्योंकि अगर वो एक दूसरे से बात नहीं करते तो उन्हें वो सफर बहुत ज्यादा लंबा लगता बच्चों, लेकिन वो एक दूसरे से बात करते रहे। रामकृष्ण जी केरल के बारे में बहुत सारी चीजें बताते रहे, जानकारियां देते रहे, जिससे कि उनका सफर आसानी से कट गया बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है यहीं, ठीक है, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। तो यदि आपको ये पार्ट अच्छा लगा है बच्चों और ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।